नमस्कार प्यारे साथियों, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और पिछले सारे वीडियो भी आपने देख लिए होंगे साइकोलॉजी के। वैसे 100 अध्याय की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। जितना आपका 100 अध्याय अच्छा होगा आप उतने ही सिलेक्शन के करीब होंगे। तो दोस्तों, आज अपन इस श्रृंखला में मनोविज्ञान कक्षा 11 की श्रृंखला पाठ में पहला अध्याय ही उनका ही अध्ययन कर रहे हैं। छोटे छोटे अपन वीडियो बना रहे हैं और उनके माध्यम से अपन अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान का इतिहास। जिस प्रकार से वर्तमान समय में अपन मनोविज्ञान मानव या पशु के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, मनोविज्ञान में मानसिक क्रिया प्रक्रियाओं और उनके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहां तक पहुंचने में किस प्रकार का कौन कौन से चरण आए बीच में, किस जो रास्ता तय किया है मनोविज्ञान ने, उन रास्ते में किन विद्वानों का योगदान रहा है, कौन कौन से चरणों में से गुजरे हैं, उनके बारे में अपन इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। और इनमें से काफी प्रश्न है वो पूछे गए हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। जैसे कि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए समय समय पर मोटिवेशन की जरूरत होती है। और इसके लिए आप यूट्यूब पर या फिर अपने गुरुजनों या फिर बड़े जो अपने साथी है उनका आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों, मुझे भी आप तक वीडियो उपलब्ध करवाने के लिए, वीडियो पहुंचाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। इसके लिए दोस्तों आपको मेरा सहयोग करना होगा। इसके लिए आपको जो मेरे वीडियो हैं इस पर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, तब जाकर के ज्यादा व्यूज आएंगे, तब जाकर के मैं आप तक वीडियो लेकर के आऊंगा। नहीं तो पहले आपके जो मैंने वीडियो डाले हैं कम व्यूज की वजह से फिर मैंने एक दो वीडियो डाल करके वीडियो डालने बंद कर दिए, क्योंकि व्यूज आता नहीं है और फिर मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूं। तो आप भी मुझे मोटिवेट करिए और मैं भी आपको मोटिवेट करूंगा। तो इसी जो रेट की यात्रा है, इस यात्रा में अपन सहभागी बन करके आगे बढ़ेंगे। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप वीडियो अपने दोस्तों तक या फिर जो सोशल साइट आप यूज कर रहे हैं उन पर शेयर कीजिए, तो मैं भी मोटिवेट होकर के इससे अच्छी गुणवत्ता युक्त वीडियो आप तक पहुंचाऊं। नहीं तो फिर व्यूज कम आए तो फिर जिस हिसाब से जो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं अपना अध्याय। अपना मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसके बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे और इनमें से काफी सारे प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें आप क्विज स्टार्ट करवा दीजिए। तो दोस्तों, क्विज स्टार्ट करवाने से पहले क्विज से रिलेटिव जो अपन क्विज में प्रश्न ला रहे हैं उनसे संबंधित बेसिक जानकारी, अवधारणा तो हमारे को होनी चाहिए ना। तो वो अवधारणा अपन इस मनोविज्ञान की जो आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है उनमें से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए अपन शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं। पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा था कि मनोविज्ञान किसकी प्रक्रियाओं, मानसिक प्रक्रिया, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने पढ़ा था कि पशु या मानव इनकी मानसिक प्रक्रियाओं और उनका जो व्यवहार है उसका वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ये अपने बेसिक परिभाषा में समझा था। ठीक है, आपको भी समझ में आ चुका होगा। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति पूछा जाता है कई बार, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया और अपन क्या करते हैं सरलता में ले लेते हैं कि ये सरल है, अपन तो याद ही रख लेंगे। वहां कंफ्यूजन करने वाले प्रश्न आते हैं। तो देखिए, साइके और लोगस याद कर लेना। साइके और लोगस ये दोनों शब्द है और हुई किससे है, ग्रीक किससे हुई है, दो शब्द है ग्रीक के, पहला है साइके और दूसरा कौन सा है, लोगस। इनसे इसकी है वो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ग्रीक भाषा में साइके शब्द का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है शास्त्र या अध्ययन। साइके का अर्थ क्या बताया यहाँ पे, ग्रीक शब्द में जो है इसका अर्थ है वो आत्मा है और लोगस का अर्थ क्या बताया है, शास्त्र या अध्ययन। ठीक है, तो इस प्रकार पहले समय में मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन से संबंध विषय माना जाता है। अब देखिए, इस प्रकार से जो शाब्दिक अर्थ है उसके हिसाब से मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो कैसा माना गया था, आत्मा के अध्ययन से संबंधित करके माना गया था। आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास से, आधुनिक जो विद्या शाखा है इसके जो रूप में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है। पाश्चात्य विकास के बाद ये बड़ी सीमा तक प्रभावित है और इसका इतिहास बहुत छोटा है और इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों से संबंध प्राचीन अर्थ दर्शन शास्त्र से हुआ है। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, मैं साथ साथ में जो बता रहा हूं कि ये अति महत्वपूर्ण है, तो आप उन्हें नोट करते जाइए साथ साथ में, क्योंकि ये प्रश्न आने लायक
एग्जाम में है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा है वैज्ञानिक काल। पहला कौन सा है? पूर्व वैज्ञानिक काल, और दूसरा कौन सा है? वैज्ञानिक काल। ये आपको गाइडों में ये जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न यहां से बनते हैं और एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो ये ऑथेंटिक बुक्स है वो पास में लेकर के बैठते हैं और उनके अनुसार पेपर है वो पेपर का निर्माण होता है। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत, अब देखिए पूर्व वैज्ञानिक काल है, इसकी शुरुआत है वो ग्रीक दार्शनिकों। अब यहां प्रश्न पूछा जाएगा पूर्व वैज्ञानिक काल से संबंध रखने वाले वैज्ञानिकों का संबंध किससे है। अब कुछ एग्जाम में प्रश्न आते हैं ऐसे पूछ लिया पूर्व वैज्ञानिक काल, आपने गाइडों में ये नहीं पढ़ा होगा, ज्यादातर गाइडों में है ही नहीं, 90% गाइडों में ये ऐसी जो इस आरबीएससी आईएनसीईआरटी बुकों में दे रखी वो जानकारी नहीं होती है ज्यादातर गाइडों में। तो ऐसे ये मैंने तो अभी तक पढ़ा नहीं है जो लोकल गाइडें होती है उनमें से। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम कौन करवाएगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा रीट का। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो स्टाफ होते हैं वो अपने किताबों में से ये प्रश्न पूछने की संभावना रखते हैं और गुजारिश रखते हैं कि यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप भी इन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। तो पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत है वो ग्रीक दार्शनिकों में कौन कौन से हैं यह भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो का संबंध किनसे है, ग्रीक दार्शनिक या फिर अन्य दार्शनिकों से भी पूछा जा सकता है। तो इनमें प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस आदि के अध्ययनों एवं विचारों से प्रारंभ होकर के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर 1878 तक माना जाता है। पूर्व वैज्ञानिक काल का संबंध कहां से माना जाता है? प्लेटो, अरस्तु और हिप्पोक्रेटस इनके अध्ययनों से लगा करके 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, 19वीं शताब्दी जो शताब्दी है उनके उत्तरार्ध तक यानी कि 1878 तक विशेष रूप से माना जाता है। इस काल में हिप्पोक्रेटस ने 400 बीसी में शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत, शरीर गठन प्रदान जो प्रकार का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? हिप्पोक्रेटस के द्वारा। प्रश्न बनने लायक है, आप नोट कर लीजिएगा। हिप्पोक्रेटस के द्वारा 400 बीसी में शरीर गठन प्रकार का क्या किया गया? सिद्धांत दिया गया, थ्योरी दी गई, ठीक है, जिसका प्रभाव आने वाले मनोवैज्ञानिकों पर काफी पड़ा। और शेल्डन ने बाद में चल करके व्यक्तित्व के वर्गीकरण के एक विशेष सिद्धांत जिसे सेमोटोटाइप सिद्धांत कहा जाता है, ये किसने दिया था? ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा। शेल्डन के द्वारा आगे चल करके एक व्यक्तित्व किसका दिया था? ये सिद्धांत किससे संबंधित है? जो व्यक्तित्व है, पर्सोना है, अपना व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण होता है उनसे संबंधित है। सोमेटोटाइप का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? शेल्डन के द्वारा दिया गया था। शेल्डन के द्वारा ये सिद्धांत है जो कि प्रस्तुत किया गया था। कहा गया था कि निर्माण जो व्यक्ति का या व्यक्तित्व का निर्माण हिप्पोक्रेटस के ही विचारों से प्रभावित होकर के, इनका जो निर्माण है वो हिप्पोक्रेटस के जो विचार थे इनसे प्रभावित होकर के ये थ्योरी इन्होंने प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ग्रीक दार्शनिक जैसे, अब देखिए ग्रीक दार्शनिकों में एक आते हैं अगस्टाइन तथा दूसरे आते थॉमस। अगस्टाइन और थॉमस का विचार था कि मन तथा शरीर दोनों दो चीज है। अब प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक लाइन से प्रश्न बन रहा है। अब ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने कहा था कि मन और शरीर है जो कि दोनों दो चीजें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये किसने कहा था? अगस्टाइन और थॉमस ने। किसने कहा था? अगस्टाइन और थॉमस ने। इन्होंने कहा था कि मन और शरीर दोनों क्या है? दो चीजें हैं। मन अलग है और शरीर दो, ये दोनों क्या है? अलग चीजें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। ये किन लोगों ने कहा था? थॉमस और अगस्टाइन ने। आप नोट कर लीजिए। परंतु इसके बाद में ये दो विद्वान और आते हैं, डेकार्टेज आते हैं और उसके बाद में लिबनिज आते हैं और स्पिनोजा। डेकार्टे, लिबनिज और स्पिनोजा आदि ने बतलाया कि सचमुच में मन और शरीर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब ऊपर जो अपने पढ़ा कि अगस्टाइन और थॉमस ने कहा था कि मन और शरीर क्या है? दोनों दो चीज हैं और इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये किसने कहा था? अगस्टाइन और थॉमस ने। और उसके बाद में तीन विद्वान और आते हैं, डेकार्टे, लिबनिज और स्पिनोजा। अब ये कहते हैं कि ये है तो हालांकि दोनों ही अलग अलग, लेकिन दोनों के मध्य क्या है? संबंध है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उसके बाद में देखिए ग्रीक दार्शनिक जैसे डेकार्टे का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से
कुछ विशेष विचार होते हैं। ये किसके विचार हैं? देखिए, देकार्ते कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति होता है उनके जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं, और परंतु अन्य दार्शनिक जैसे कि लॉक, अब तो लॉक क्या कह रहे हैं? लॉक का मत था कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा जन्म के समय क्या होता है? टेबुला रासा होता है, अर्थात उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। लोग कह रहे हैं टेबुला रासा क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और टेबुला रासा का अर्थ क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और लोग ने टेबुला रासा किसने कहा था? जो विद्वान है, दार्शनिक है, उनका भी नाम पूछा जा सकता है, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लोग का मत था कि व्यक्ति का जन्म होता है उस समय वो कैसा होता है? टेबुला रासा होता है, यानी कि उसका जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है, और बाद में उसमें नए नए अनुभवों से नए नए विचार है वो उत्पन्न होते हैं। बाद में इस वाद विवाद द्वारा एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसे मूल प्रवृत्ति की संज्ञा दी गई। अब मूल प्रवृत्ति की संज्ञा किसे दी गई? इस प्रकार का जो विवाद हुआ उसके बाद में एक नवीन संप्रदाय का क्या हुआ? जन्म हुआ, और जिसे क्या कहा गया? मूल प्रवृत्ति की संज्ञा या फिर मूल प्रवृत्ति कहा गया। और ऐसा समझा जाने लगा कि प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस मूल प्रवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक व्यवहार की जो व्याख्या है वो इस मूल प्रवृत्ति के द्वारा ही हो सकती है, ऐसा माना गया। उसके बाद में रूसो आते हैं। रूसो क्या कहते हैं? जैसे रूसो जैसे जो दार्शनिक है उनका कहना था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है। प्रत्येक विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, और इनको दोस्तों आपको समझना है। अब देखिए, समस्या यह है कि ये सर अपने को याद नहीं होता है। समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है, पढ़ तो रहे हैं, 12, 13, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अपने सामने यही है कि याद नहीं होते। सभी की कॉमन समस्या, मेरे भी कॉमन समस्या रही थी, याद नहीं होते। बार बार पढ़ा था, आप भी बार बार पढ़िए, रुचि क्रिएट कीजिए अपने सिलेबस में। और आपका प्रथम उद्देश्य यही है कि मुझे एग्जाम में क्वालिफाई होना है, कैसे भी करके। ऐसा नहीं कि गलत तरीका अपना के, नहीं, मुझे मेहनत करके आगे बढ़ना है, तभी जाकर के आप सफल होंगे। और आंतरिक प्रेरणा जब तक आपकी नहीं जागी है तब तक आप, मुझे नहीं लगता कि अच्छा स्कोर कर पाओगे। अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उन्हें देखिए, आप अपने आप मोटिवेट होंगे। मैंने कुछ जानकारी दी है, तो काफी सारी जानकारी आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, रूसो कहते हैं कि दार्शनिकों का कहना था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है। अब रूसो कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है वो जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को क्या कर देते हैं? बुरा बना देते हैं। समाज में उसका जो कटु अनुभव होता है, तो इसलिए उसका जो स्वभाव होता है वो कैसा हो जाता है? बुरा हो जाता है। अब दूसरी तरफ स्पेंसर जैसे दार्शनिकों का, अब रूसो ने तो कहा कि मनुष्य जन्म से तो अच्छा व्यक्ति होता है, भला भला होता है, बेचारा होता है ना, बच्चे भी छोटे अच्छे होते हैं। तो ऐसे भी रूसो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है वो जन्म के समय तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन समाज के उसके साथ में जो कटु अनुभव होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति है वो उनके अनुसार हो जाता है। अब उसके बाद में आते हैं स्पेंसर। स्पेंसर क्या कहते हैं? देखिए, स्पेंसर के भी अच्छे विचार होंगे। तो स्पेंसर जैसे दार्शनिकों का मत था कि मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं। स्वार्थ होता है, देखिए ये तो आप देख सकते हैं छोटे बच्चों में, खिलौने इकट्ठा करने की आक्रमणशीलता, लड़ाई झगड़े तो आपने भी किए होंगे, ऐसे ही अपन बेसिक ले सकते हैं। स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। अब ये किसके द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं? समाज के द्वारा। अब समाज, देखिए, छोटा बच्चा होता है, उसका समाज कौन होता है? परिवार, और परिवार के सदस्य होते हैं, वो वही छोटा समाज होता है। छोटा धीरे धीरे जब जैसे ही बड़ा होता है तो उनके अड़ोस पड़ोस वाले, उनकी मित्र मंडली वगैरह है, वो उसका क्या होता है? समाज होता है। और बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से होता है? परिवार से ही होता है। फलत व्यक्ति का स्वभाव सामाजिक से क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज के द्वारा ही ये इनके जो गुण होते हैं इनको दबा दिया जाता है, इनको नियंत्रित कर दिया जाता है। जो समाज के लायक होते हैं उनको व्यवस्थित करवा दिया जाता है। तो ये विचार थे किसके? स्पेंसर के। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं से भी, कैसे भी पूछा जा सकता है। आप नोट करते जाइए साथ साथ में और समझते जाइए बड़े आराम से, बिना प्रेशर लिए हुए दिमाग पे। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में जो अध्ययन किया गया, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन हुआ था, उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे गहरा असर पड़ा। देखिए, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन किया गया था उसका, तो 19वीं शताब्दी में जो अध्ययन हुआ था
उसका असर है वो दो क्षेत्रों पर पड़ा। पहला क्षेत्र कौन सा है? पहला क्षेत्र है दर्शन शास्त्र का। पहला क्षेत्र कौन सा है? दर्शन शास्त्र। अब देखिए दर्शन शास्त्र का था, जिसमें ब्रिटिश दार्शनिकों जैसे कि जेम्स मिल। अब देखिए जो पहला क्षेत्र है 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? दो प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन किया गया था। पहला क्षेत्र दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र में दार्शनिक कौन कौन से थे? तो जैसे कि पहला है जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान था। दर्शन शास्त्र में जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल इनका योगदान था, जिसमें लोग चेतना तथा उसमें उत्पन्न विचारों का अध्ययन करते थे। जिसमें किसका अध्ययन करते थे? चेतना और उनकी जो विचार है, उत्पन्न विचार है, उनका अध्ययन करते थे। तथा दूसरा क्षेत्र था भौतिक। दूसरा क्षेत्र कौन सा था? भौतिक। इन क्षेत्र में काफी सारा परिवर्तन हुआ, प्रभाव पड़ा। तथा जैविक विज्ञान का था, जिसमें ज्ञानेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के कार्य के अध्ययन पर अधिक बल डाला गया। और इस क्षेत्र में वेबर एवं फेक्नर आदि का क्या रहा था? योगदान रहा था, अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब देखिए इन दोनों क्षेत्रों में दार्शनिक क्षेत्र और भौतिक क्षेत्र में कौन कौन से विद्वानों ने काम किया था और किस पर प्रभाव डाला था? चेतना, मन और ये ज्ञानेंद्रिया, इस पर चेतना से उत्पन्न विचारों पर और उसके बाद में ज्ञानेंद्रियों, इनके कार्य के अध्ययन पर क्या किया गया था? बल दिया गया था। तो 19वीं शताब्दी में ये दो अध्ययन हुए थे, दोनों क्षेत्रों पर इनका जो प्रभाव है वो अध्ययन का ज्यादा पड़ा। उसके बाद में अगला अपना इतिहास का जो चरण है वो है वैज्ञानिक काल। कौन सा है? वैज्ञानिक काल। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल। मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक काल है 1879 से शुरू हुआ। ठीक है, इसी वर्ष विलियम वुंड, अब देखिए वैज्ञानिक काल है उसका शुरुआत है वो 1879 में हुई। अब इसी वर्ष विलियम वुंड ने क्या किया? जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। प्रश्न नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में। 1879 में विद्वान कौन से थे? विलियम वुंड। और इनका संबंध किससे है? वैज्ञानिक काल से। ठीक है, अब विलियम वुंड है वो जर्मनी में क्या करते हैं? एक विश्वविद्यालय है लिप्जिंग, और उसमें मनोविज्ञान की क्या करते हैं? पहली प्रयोगशाला लैब स्थापित करते हैं। और वुंड सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे। सचेतन अनुभव में क्या ले रहे थे? रुचि ले रहे थे। अब और मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। सचेतन मन और मन के जो अवयव है उनके निर्माण की जो इकाइयां होती है उनका विश्लेषण है वो करना चाहते थे। कौन? विलियम वुंड। अब वुंड के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे। अब वुंड के समय जो मनोवैज्ञानिक थे वो अंतर निरीक्षण के द्वारा क्या कर रहे थे? मन की संरचना का क्या कर रहे थे? विश्लेषण कर रहे थे। इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। संरचनावादी। अब इसके समय जो विद्वान थे उन्होंने मन की संरचना का क्या कर रहे थे? विश्लेषण कर रहे थे। मन की जो संरचना है, मन की संरचना। अब संरचनावादी किसे कहा गया, क्यों कहा गया? तो यहां समझ लीजिए, संरचनावादी विचारधारा आपने आगे आएगी। तो संरचनावादी विचार में देखिए वुंड के समय जो मनोवैज्ञानिक थे वो अंतर निरीक्षण द्वारा क्या कर रहे थे? मन की संरचना का क्या कर रहे थे? विश्लेषण कर रहे थे। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? संरचनावादी कहा गया। अंतर निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोजनों से मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में कहा गया था कि वे अपनी मानसिक जो प्रक्रिया है अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। मनोविज्ञान का विकास, ये तो था मनोविज्ञान का इतिहास। और उसके बाद में मनोविज्ञान का जो विकास है वो विस्तार किन किन स्कूलों में हुआ? मनोविज्ञान का विकास विभिन्न स्कूलों में कैसे हुआ और उन स्कूल पर वुंड के मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा? मनोविज्ञान के ऐसे कुल 5 स्कूल हैं जिनका वर्णन निम्नांकित है। तो इनको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इनमें से काफी सारे 5-6 प्रश्न बन रहे हैं और आने लायक है। यदि आप अच्छे तरीके से सारे के सारे वीडियो देख लो, ये कक्षा 11 और 12 की जो मनोविज्ञान की बुक्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके साइको में या फिर साइको आपकी कमजोर रहेगी। फिर तो आपकी गलती ही होगी, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे होंगे या फिर वीडियो बीच में छोड़ करके चले जाते होंगे। लंबा वीडियो मैं क्यों नहीं बना रहा हूं? क्योंकि आपकी या फिर ज़्यादातर विद्यार्थियों की आदत ये होती है कि वो आधा वीडियो देखते हैं और उसके बाद में बोर हो जाते हैं और वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करना और लाइक भी करना।
अगले वीडियो में अपन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।